वैसे मिस चश्मिश निहायत लापरवाही से उसके कान के पास मुंह लाकर, इतना हॉट बनकर क्या मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? उसके अचानक सवाल पर मरियम के कान खड़े हुए थे। अगले ही पल वो फटी फटी आंखों के साथ उसका चेहरा तक रही थी। इस हैंडसम नौजवान की आंखों में शोखी मचलती महसूस की। मरियम के रिएक्शन ने शाहमीर को खासा मुतमईन किया था। वो प्लेफुल अंदाज में होठों को गोल करके उसके लाल होते गालों व एहतजाजी नजरों को तकने लगा। नहीं, वो तेजी से बोली, मेरे पास कपड़े नहीं थे, सिर्फ इसलिए तुम्हारे कपड़े पहने। शामिर की चमकती शोखी भरी आंखों ने उसे नर्वस कर दिया था। वो गड़बड़ाकर सफाई देने लगी। चाहो तो कर सकती हो, मैं भी तो देखूं मिस चश्मिश सिड्यूस करती हुई कैसी लगती हैं। उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर भराई आवाज में कहा तो मुकाबिल को लगा उसका दिल उछलकर बाहर ही निकल आएगा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हमेशा की तरह लाइबा सुमेर, और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूं हुस्न कमल का नॉवेल वफाए यार की किस्त नंबर 17 लेकर। यार आपको इतनी जल्दी जल्दी अब एपिसोड्स भी मिल रही हैं नॉवेल्स की, और जो है आपको इंतज़ार भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो कामयाब करने में हमारा साथ दीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहमीर उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। पूरा कमरा बगौर देखा, हर चीज़ अपनी कीमत खुद बोल रही थी। अभी कमरा देख ही रही थी कि आईने में अपने अक्स पर नजर पड़ी। उसके कपड़े खासा गंदे हो रहे थे। ये कपड़े उसे एनी ने दिए थे अस्पताल में। वो अपना हुलिया देखकर जोर से रो पड़ी थी। अरमान कितने चाहों से रखता था उसे, ये याद कर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे आज। कैसे उसकी हर ज़रूरत का सामान बिन बोले ही ले आता था। आज कोई नहीं था जो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। अगर आज वो जिंदा होता तो वो यकीनन कभी इस हाल में ना होती। फिर अचानक याद आया कि अब वो मिसेस अरमान नहीं रही, अब तो वो मिसेस शाहमीर बन चुकी है। इस हकीकत ने जैसे दिल को तड़पा कर रख दिया था। अरमान अकेला नहीं गया था इस दुनिया से, वो तो इसके सारे अरमान ख्वाब अपने साथ ही ले गया था। न जाने कितनी ही देर वो खड़ी रोती रही, फिर जैसे खुद को संभालती अपने आंसू साफ करने लगी। उसे कपड़ों की ज़रूरत थी, मगर उसके पास कोई सूट ना था। बाहर इतनी लड़ाई होकर चुकी थी कि उसे किसी से कपड़े मांगना भी ठीक ना लगा। उसने अलमारी खोली। शामिर की पूरी अलमारी में एक भी कुर्ता या कमीज शलवार मौजूद ना था। वो बेचारी क्या करती? शामिर की सफ़ेद रंग की शर्ट व पैंट निकालकर फ्रेश होने चली गई। अरमान के बाद वो पहली बार किसी लड़के का वॉशरूम यूज़ कर रही थी। अजीब सी कैफियत थी, सब कुछ अजनबी अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। वो नहाकर निकली तो टॉवल से बाल सुखाती आईने के सामने आई। नहाने के बाद अब वो काफ़ी हल्का हल्का महसूस कर रही थी। अभी वो अपने बाल सुखा ही रही थी कि दरवाज़ा खोलकर शाहमीर बेधड़क अंदर दाखिल हुआ। उसके यूं अचानक चले आने पर वो चौंकी। साथ ही अगले पल टॉवल को सर से हटाकर दुपट्टे की तरह अच्छी तरह अपने वजूद पर ओढ़ लिया। क्या? दरवाज़ा तो नॉक करो आने से पहले। शामिर के दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि अब उसके कमरे में एक लड़की भी मौजूद है। वो खुद भी शर्मिंदा सा हुआ। उसे खुद को यूं ढांपता देख सिर्फ उसकी एक ही झलक देखी थी। फिर बर्क की फुर्ती से मुड़कर खड़ा हो गया था। अजीब सी कैफियत थी दोनों की। कैसे रहेगा वो एक लड़की के साथ, वो भी एक ही कमरे में? शामिर यही सोच अपनी गर्दन की पुश्त हल्के से मसलने लगा। वहीं दूसरी जानिब मरियम बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। जिंदगी में पहली बार उसने पैंट शर्ट पहने थे जो उसके खूबसूरत बॉडी के शेप को खासा नुमाया कर रहे थे, वरना वो तो ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदी थी। अगर उसने ये कपड़े अरमान के सामने पहने होते तो वो सोच सकती थी कि उसका रिएक्शन कितना प्यारा होता। यकीनन वो मज़ीद फ़िदा हो जाता उस पर, मगर अब सामने अरमान नहीं था। सामने शाहमीर खड़ा था जिसे वो जानती तक नहीं थी। उसके सामने ऐसे कपड़े पहनकर रहना बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, मगर क्या करती? कोई दूसरे कपड़े भी तो नहीं थे उसके पास। फिर ये सोचकर मज़ीद जान निकलती महसूस हुई कि वो एक ही कमरे में रहने वाले हैं आज से। वो एनी के दिए कपड़ों में से जो वॉशरूम में छोड़कर आई थी फ़ौरन ही दुपट्टा निकाल कर ले आई। मुड़ सकता हूँ? अपने ही कमरे में खुद को अजनबी पा रहा था वो लड़का। आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ। वो अच्छी तरह दुपट्टा सर पर ओढ़कर खड़ी थी। उसकी इजाज़त देते ही वो मुड़ा। अब वो लाइट नीले रंग के दुपट्टे से सर को कवर किए हुए थी, मगर शामिर की निगाह उसकी गीली आबशार पर गई जो दुपट्टे के नीचे से जाहिर हो रही थी। दुपट्टा सिर्फ उसके आधे बालों को कवर कर सका था। बाकी नीचे से आधे जो कमर को ढांके नजर आ रहे थे वो नुमाया थे। वो देख चुका था कि मरियम उसके कपड़े पहनी हुई है, मगर कहा कुछ नहीं। वो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इसलिए तुम्हारी अलमारी से निकाल लिए।
उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे, वो खासा लचकदार अंदाज में बोली जैसे शर्मिंदा हो रही हो। वो फक्त इस बात में सर हिलाकर अलमारी की जानिब बढ़ा। उसके कुछ ना बोलने के सबब मरियम अब पहले से ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। बंदा झूठे मुंह ही बोल देता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मगर इसने तो रस्मी तौर पर भी कुछ ना कहा। अगर तुम्हें बुरा लगा है मेरा तुम्हारे कपड़े पहनना तो मैं उतार देती हूँ। वो शर्मिंदगी के साथ उसकी जानिब मुखातिब होकर बोली। बिल्कुल, उतार दो। वो सपाट से लहजे में पलटकर गोया हुआ तो मरियम उसका चेहरा देख कर रह गई। ओके। एक लम्हे के लिए यकीन ना आया कि वो वाकई इतना बेमुरव्वत इंसान है। वो फौरन ही कपड़े चेंज करने चल दी। उसने अपने गाल मारे शर्मिंदगी के दहकते हुए महसूस किए। शामिर अभी अपने कपड़े निकाल कर पलटा ही था कि वो एनी के दिए कपड़े पहनकर उसके कपड़े हाथ में उठाकर ले आई थी। ये लो। उसने नज़र झुकाए उसकी जानिब कपड़े बढ़ाए। शामिर उसकी झुकी आंखों को बगौर देख रहा था। मुझे क्यों पकड़ा रही हो? हैंगर करके रखो वापस, उसने सर्द मोहरी से कहा तो मरियम ने फिर से उसका चेहरा देखा। उसकी निगाहें पढ़ पाना नामुमकिन सा था। वो नहीं पढ़ पाई कि इस लम्हे वो क्या सोच रहा है। उसे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर बैठी है एक अजनबी से निकाह करके। जो उसके साथ एक सूट शेयर नहीं कर रहा था वो पूरी ज़िंदगी क्या शेयर करेगा। एक होता है नॉर्मल बात करना, मगर वो तो निहायत हाकिमाना अंदाज में बात कर रहा था, जैसे अपनी कोई मुलाजिमा समझ रहा हो। उसे कैसे बुरा न लगता। वो खामोशी से इस बात में सर हिलाकर कपड़े हैंगर में टांग कर अलमारी में रखने लगी। शामिर खामोशी से उसके पास खड़ा रहा, हत्ता कि उसने कपड़े टांग कर अलमारी बंद की। अभी वो अलमारी बंद करके पलटी ही थी कि शामिर एक हाथ अलमारी पर टिकाकर उसके सामने आकर भपर कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शदीद बरहमी थी। मरियम उसके अचानक सामने आने पर बौखलाहट का शिकार हुई। वो बिल्कुल अलमारी से चिपक गई थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसके सवाल पर मरियम उलझ कर उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगी। मिस चश्मिश, ये आपके माँ बाप का घर नहीं है, ये पत्थर दिल लोगों की हवेली है। यहाँ वो ही जीता है जिसे लड़ना आता है अपने लिए, वरना बेच खाएंगे ये लोग तुम्हें। मरियम उसके नज़दीक ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधी थी और वो सोचना भी नहीं चाहता था कि उसके पीछे ये लोग क्या करेंगे उसके साथ। हर वक्त वो तो नहीं हो सकता उसे बचाने के लिए, इसलिए इस लड़की को खुद अपने लिए लड़ना आना चाहिए। उसने खासा बरहमी से कहा तो मरियम की आंखों में आंसू भर आए। वो पहले ही दिल बर्दाश्ता थी, अब इस पर शामिर का यूं बरहम होना उससे बर्दाश्त ना हुआ। देखो मेरी तरफ। इसे रोता देख शामिर नरम पड़ा था। फौरन ही आवाज़ में लचक नुमाया हुई। मरियम सर नीचे करके रो रही थी। उसके कहने पर भी सर ऊंचा ना किया तो मुकाबिल ने उसकी थोड़ी नरमी से पकड़कर ऊंची की, इतनी ऊंची कि उसकी आंखों में झांक सके। मिस चश्मेश, मेरा मकसद तुम्हें डराना या तकलीफ देना नहीं था, सिर्फ समझाना था कि हर किसी की बात चुपचाप ना मानो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। लड़ो अपने लिए, अपने हक के लिए। जो सही ना लगे निडर होकर उसका रद्द करो। कोई झमने या डरने की ज़रूरत नहीं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा यहाँ, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। और मैं ना भी हूँ तो भी तुम्हें अपने लिए बोलना आना चाहिए। शाहमीर के जुमले डायरेक्ट उसके दिल पर जाकर लगे थे। ख़ास तौर पर तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, ये जुमला तो जैसे दिल की गहराइयों तक उतरा था। ज़िंदगी में पहली बार कोई इसे हिम्मत दे रहा था कि वो अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए बोले। जो सही लगता है उसे सही और जो गलत लगता है उसे खुल कर गलत कहे। चलो अपने ये मोती साफ़ करो और मुझे अपने चश्मे का नंबर दे दो, मैं नया चश्मा बनवाने के लिए दे दूँगा। उसकी आंखों से बहते आंसू अपने अंगूठे के पोरे से साफ करते हुए नरमी से गोया हुआ। एक्सीडेंट में मरियम का चश्मा टूट गया था और ये बात शामिर को अच्छी तरह याद थी। उसके हाथों का नरम गरम लम्स मरियम को करंट के झटके की तरह महसूस हुआ था। अरमान के बाद वो दुनिया का पहला मर्द था जिसने उसके आंसू पोंछे थे। वैसे मिस चश्मिश, नहायत लापरवाही से उसके कान के पास मुंह लाकर, इतना हॉट बनकर क्या मुझे सड्यूस करने का इरादा था? उसके अचानक सवाल पर मरियम के कान खड़े हुए थे। अगले ही पल वो फटी फटी आंखों के साथ उसका चेहरा तक रही थी। इस हैंडसम नौजवान की आंखों में शौकी मचलती महसूस की। मरियम के रिएक्शन ने शामिर को खासा मुतमईन किया था। वो प्लेफुल अंदाज में होठों को गोल करके उसके लाल होते गालों और एहतजाजी नज़रों को तकने लगा। नहीं, वो तेज़ी से बोली। मेरे पास कपड़े नहीं थे, सिर्फ इसलिए तुम्हारे कपड़े पहने। शामिर की चमकती शोखी भरी आंखों ने उसे नर्वस कर दिया था। वो गड़बड़ाकर सफाई देने लगी। चाहो तो कर सकती हो, मैं भी तो देखूं मिस चश्मिश सेड्यूस करती हुई कैसी लगती हैं। उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर भराई आवाज़ में कहा तो मुकाबिल को लगा उसका दिल उछलकर बाहर ही निकल आएगा। किस कदर चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, क्या वो नहीं जानता था?
उसका नज़र भरकर देख लेना भी किसी लड़की के दिल को अपने काबू में कर लेने के लिए काफ़ी था। फिर यहाँ तो मामला मज़ीद संगीन था। वो बेचारी अपना बेकाबू दिल संभाल रही थी। पूरे जिस्म में खून की रवानी तेज़ होती महसूस हुई। अचानक गर्मी का एहसास होने लगा। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं देखता हूँ, फिर बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो मरियम के गुलाबी गाल देख खासा महजूज होते आहिस्तगी से उसके कान के पास मुँह लाकर बोला। फिर तेज़ी से हाथ अलमारी से हटाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। इतने जानलेवा टॉपिक को वो अभी भी कंटिन्यू रखना चाहता था। ये सोचकर मरियम के गाल मज़ीद दहकने लगे थे। उसके करीब से हटते ही मरियम ने एक गहरा सुख का सांस लिया। दरवाज़ा खोलते ही शहरोज़ का लटका मुंह नज़र आया। अपने भाई को यूं देख वो फिक्रमंद हुआ था। क्या हुआ? सॉरी आपको इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ भाई। वो आमन काले बिल्ले की तरह मेरा रास्ता काट गया है आज। सबके सामने कह रहा है कि उसे जोनी से मोहब्बत है। मेरा खून खोल रहा है भाई। मेरा बस नहीं चल रहा उसे जान से मार दूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। मैं जोनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे किसी सूरत नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। माना वो खानदान का बड़ा है, उसके पास ताकत है, दौलत है, लेकिन मैं उसे जोनी नहीं देने वाला। मुझे पता है दादा और बाकी सब अभी तो मेरे हक में हैं, लेकिन अगर आमन इसी तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सब उसी के हक में चले जाएंगे। मैं बहुत डर गया हूँ भाई, मैं क्या करूँ। शहरोज दरवाज़ा खुलते ही उसके गले आ लगा था। शामिर की जान बसती थी शहरोज में। वो उसे अपना भाई नहीं अपनी जान मानता था। उसकी पूरी बात सुन शामिर का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। और जोनी, उसका क्या? क्या वो भी? उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी ये सवाल करते वक्त। वो तो जुमला तक मुकम्मल नहीं कर सकता था। जोनी आमन को पसंद करती है, उसे नहीं, जैसे इस ख्याल नहीं उसे अंदर ही अंदर तोड़ा हो। मरियम से निकाह सिर्फ उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया था। उससे ज़्यादा इस निकाह की इस वक्त कोई अहमियत नहीं थी शामिर की नज़र में। अगर शहरोज़ का फ्यूचर सिक्योर ना करना होता तो, या शहरोज़ उसका भाई ना होता तो यकीनन आमन के सामने इस वक्त शहरोज़ नहीं वो खड़ा होता। अपनी पसंद अपने भाई की मोहब्बत में छोड़ दी थी। इस कदर वालेहाना मोहब्बत थी अपने भाई से। शहरोज खुद नहीं आया था शामिर के पास मदद लेने, उसकी माँ ने भेजा था, क्योंकि आमन से अगर कोई लड़ सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ शामिर था। बानो जानती थी अगर शहरोज के पास शामिर का सपोर्ट हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, मगर आमन को जोनी नहीं मिलेगी। भाई आप जानते तो हैं सारा मामला जायदाद का है। नीयत ख़राब हो गई है उसकी जोनी के हिस्से की जायदाद पर, वरना जोनी तो बहुत खुश है मंगनी से। क्या आपने देखा नहीं था मंगनी वाले दिन? फिर मैंने खुद पूछा था उससे, कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो बखुशी राज़ी हुई थी, तभी मंगनी की। शहरोज़ फ़ौरन ही उसके गले से हटकर जज्बाती अंदाज में बोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अच्छा तू परेशान ना हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। मैं भी देखता हूँ कैसे आमन इस मंगनी को टुटवाता है। शामिर फ़ौरन ही उसे दिलासा देने लगा था। उसके झूठे आंसुओं ने शामिर को यकीन दिलाया कि वो वाकई जोनी से मोहब्बत करता है और उसे खो देने का खौफ उसे पागल कर रहा है। भाई मुझे डर लग रहा है वो छीन लेगा मुझसे। शहरोज की भराई आवाज़ उसके दिल को छल्ली कर रही थी। नहीं छीन सकता, मैं छीनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यकीन रखो अपने बड़े भाई पर। इस लम्हे पहली बार मरियम ने उसे बहुत जिम्मेदार शख्स के रूप में देखा, वरना वो हमेशा बहुत लाउबाली सा नजर आता था। वो नहीं जानती क्या चल रहा था, मगर इतना ज़रूर जान गई थी शामिर मर जाएगा, मगर अपने भाई की मोहब्बत पर आँच नहीं आने देगा। ये तुम्हारा भाई? शहरोज के कमरे से जाते ही मरियम ने आईब्रो उचकाकर इस्तिफसार किया। हाँ, तुम्हारा इकलौता देवर। वो नरमी से कहता कपड़े चेंज करने चला गया था। शामिर जब वॉशरूम से चेंज करके बाहर निकला तो उसने मरियम को नीचे तकिया लगाते देखा। तुम्हें नीचे सोने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ गया था, समझ नहीं आया किस तरह कहे कि मेरे साथ बेड पे सो जाओ। खुद वो नीचे सो नहीं सकता क्योंकि उसे नींद नहीं आती। ऊपर से 1-2 दिन की बात तो थी नहीं, ये तो अब ज़िंदगी भर का साथ था। वो अपनी आईब्रो के पास खुजाते हुए नज़र झुकाए कहने लगा, तो फिर क्या तुम सोओगे? वो लचकदार अंदाज ने बड़ी पुरुमीद निगाहों से उसे तकते हुए पूछने लगी कि बस वो हाँ कर दे, क्योंकि नीचे सोने की उसे भी आदत नहीं थी। वो जानती थी सो नहीं सकेगी पूरी रात। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम सोफे पर सो जाओ। चाह कर भी हिम्मत ना हुई कह सके ये कहने की कि बेड पर मेरे साथ आ जाओ।
एक करवट पर पूरी रात सोना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। सोफ़े पर सोने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी वो, और सोफ़े पर सोने की आदत भी नहीं है मुझे, मैं गिर जाती हूँ। मासूम सा चेहरा बनाए बोली, ओह अच्छा। उसने अपने होठों को चबाते हुए इस्बात में सर हिलाया। फिर वो खामोश हो गया, जबकि मरियम चाहती थी वो बोले कि मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ। मरियम की उम्मीद भरी नज़रें उसी पर टिकी थीं जो आराम से बेड पर लेट चुका था। शामिर आंखें मूंद चुका था, ये देख वो भी चुपचाप नीचे लेट गई। वो चाहता था कि उससे अपना बेड शेयर कर ले, मगर ये सोचकर कहीं वो लड़की ये ना समझे कि वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। लब भींच गया। उसने लैंप की लाइट बंद की तो मरियम फ़ौरन ही डर कर उठ गई। लाइट खोल दो, वो तेज़ी से बोली तो शामिर ने लाइट ऑन की। मुझे लाइट खुले में नींद नहीं आती, और मुझे बंद करके, मरियम दू बदू बोली। चलो फिर एक काम करो, मैं सोफ़े पे चले जाता हूँ, इस साइड वैसे भी अंधेरा है, तुम यहाँ बेड पर लेट जाओ। वो अपना तकिया उठाकर सोफ़े की जानिब चल दिया। शामिर इंतज़ार में था कि शायद वो लड़की कहे, नहीं आ जाओ, बेड शेयर कर लेते हैं एक साथ, मगर उसने तो झूठे मुँह भी ना कहा, उल्टा सुकून से बेड पर लेट गई। मिस चश्मिश ने तो आते ही बेड पर कब्जा कर लिया मेरे। अच्छी शादी की मैंने। वो मुंह ही मुंह बड़बड़ाकर आंखें मूंद गया था। वो बेचारा कभी सीधी करवट लेता तो कभी उल्टी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर सोने की कोशिश करता रहा, मगर नींद ना आई तो थक हार कर उठकर बैठ गया। उसके जहन में शहरोज़ की बातें चलने लगी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शहरोज़ मोहब्बत करता है जोनी से, इतनी मोहब्बत कि उसके सीने से लगकर रोए। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा था कि वो कैसा बड़े भाई है जो अपने छोटे भाई की मोहब्बत पर नज़र रखे बैठा है। वो दुनिया से झूठ बोल सकता था, मगर खुद से नहीं। वो जानता था कि वो पसंद करता है जोनी को। ये ख़याल कि जोनी आमन को पसंद करती है उसका दिल जला रहा था। खुद को एक अजीब कशमकश में पा रहा था वो। सोफ़े से उठकर वो दराज की जानिब बढ़ा, दराज से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाई। फिर सोफ़े पर बैठकर सिगरेट पीते होठों से धुआं फ़िज़ा में तहलील करने लगा। सिर्फ़ कुछ ही मिनट गुज़रे थे कि मरियम खांसते हुए उठी। तुम सिगरेट पी रहे हो? वो भी कमरे में बैठकर, खासा कड़वा मुंह बनाकर बोली, मगर मुकाबिल पर कोई असर ना था। आदमी पूरी दुनिया के सामने खुद पर खौल चढ़ाकर रख सकता है, मगर कमरे में अपनी बीवी के सामने नहीं। आदत है मुझे, उसने लापरवाही से कहा। वो अपनी नाक पर हाथ रखकर बैठ गई। सिगरेट की बदबू उसका दिमाग उड़ा रही थी। और कितनी देर पियोगे? उसने झिंझलाकर पूछा, मगर मुकाबिल ने कोई जवाब न दिया। इस लम्हे वो मरियम को हंसता मुस्कुराता शामिर हरगिज़ न लगा। कोई संजीदा व गहरा शख्स मालूम हुआ। अगला सीन। सब तुम्हारी गलती है हज्जन, इब्राहिम बख्श नहायत बरहमी से शाहीन बेगम को देखकर बोले। वो शाहीन बेगम को हज्जन कहकर पुकारते थे। मुझे क्या पता था कि आमन बीच में इस तरह आ जाएगा। जब मंगनी हो रही थी तब तो शामिर और आमन दोनों ही खामोश थे। आपने खुद देखा था ना। शाहीन बेगम तो खुद अपना सर पकड़े बैठी थी। खौफ जो सामने आ गया था उनका। जवान खून है, आंखों में आ रहा है, बगावत पर उतर आएगा अगर उसे जोनी ना मिली तो। एक बार कह दे तो पत्थर पर लकीर हो जाए। फिर शहरोज़ की मंगनी तो पूरे गांव के सामने जोनी से करवा दी थी उन्होंने। अब कैसे अपनी ज़बान से पीछे हट जाते। ज़बान से फिर जाना तो इब्राहिम बख्श को अपनी तौहीन मालूम हो रहा था। मगर आमन का क्या, उसे कैसे संभाले। मैंने तो शहरोज़ का भला सोच कर करवाई थी। शाहीन बेगम फ़ौरन ही अपनी नेक नियति ज़ाहिर करने लगी। लो कर लो अब भला, सबका एक साथ ही भला हो जाना है अब। इब्राहिम बख्श दांत पीसते हुए तंजिया बोल उठे। शहरोज़ गिरेबान तक आ गया था आमन के। बस यही दिन देखना रह गया था ज़िंदगी में कि इब्राहिम बख्श के पोते उसी के सामने खड़े होकर कुत्तों की तरह एक लड़की पर लड़े। पोती कम नहीं है आपकी, मटक्को कहीं की। शाहीन बेगम ने सारा गुबार जोनी के सर पर डाल दिया था। फिलहाल आज ज़्यादा परेशान ना हो, आमन को बस कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर भेज दें, बाकी मैं खुद देख लूंगी। शाहीन बेगम मुतमईन अंदाज में पान अपने मुंह में दबाते हुए बोली तो इब्राहिम बख्श इस बात में सर हिलाने लगे। अगला सीन। सुबह उसकी आंख खुली तो शामिर को तैयार होते हुए पाया। कहाँ जा रहे हो? पूछे बगैर रह ना सकी। यूनिवर्सिटी। और कहाँ जाऊँगा मिस चश्मिश? मुझे भी जाना है। वो तेज़ी से कहती हुई बेड से उतरी। कुछ दिन ज़रा रुक जाओ, कुछ सोचते हुए वो गंभीर लहजे में बोला तो मरियम के कदम अपनी जगह जम गए। एक काबिल वकील बनना उसका शुरू से ख्वाब रहा था। अरमान ने उसे कभी ना रोका, बल्कि उल्टा उसकी फ़ीस भरता और उसे यूनिवर्सिटी लेने और छोड़ने जाता। मरियम को गुमान हुआ जैसे शामिर उससे रोक रहा हो। क्यों? खासा एतराज़ दर आया था उसके लहजे में। शादी तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की थी ना, फिर पढ़ाई से क्यों रोक रहा था वो? हमारे यहाँ बहुएं और बेटियां शहर जाकर नहीं पढ़ती, वो आहिस्तगी से बताने लगा। तो मेरा तुम्हारे घर की बहू बेटियों के रूल्स से क्या ताल्लुक? शामिर उसके सवाल पर उसे ताज्जुब से देखने लगा। क्या वो लड़की भूल गई थी कि उसके निकाह में है अब?
अगवा हुई लड़की इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी जाएगी वापस तो मेरा झूठ फौरन ही पकड़ा जाएगा। वो देख चुका था मरियम पढ़ाई के मामले में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर ये रूल रेगुलेशन उसके घर के थे, उन्हें मरियम पर ज़बरदस्ती कैसे थोप सकता था। उसे लगा कि वो खुद ही अपने घर वालों से निमट लेगा, बस कुछ दिन गुजर जाएं, तब तक उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उसकी बात में पॉइंट था, इसलिए मरियम खामोश हो गई। उसे खामोश होता देख सुख का सांस लेता वो हसीन लड़का बाहर की जानिब चल दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो यहाँ? हासा परेशान होकर पूछने लगी थी वो। अकेली नहीं हो तुम, मेरा इतना बड़ा खानदान है, मिलने मिलाने में ही पूरा दिन गुजर जाएगा तुम्हारा आज का। तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगा और मेरी अम्मी है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिक्र मत करो, बस किसी से कुछ बोलना मत, मेरी अम्मी से भी नहीं। आखिरी जुमला उसने बड़े जमाओं के साथ अदा किया था। ओके, वो कहकर वापस बेड पर बैठ गई थी जबकि शामिर कमरे से चला गया। अगला सीन। जोनी आज नाश्ते की टेबल पर आमन नहीं था, बाकी सब मामूल के मुताबिक मौजूद थे। जैसे ही जोनी आई शहरोज फौरन ही अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उसके लिए कुर्सी खिसकाने लगा। वो आकर बैठी तो खाते वक्त उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने निगाह उठाकर देखा तो ऊपर रेलिंग को एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ में पानी से भरा गिलास लिए आमन खड़ा नजर आया। उसकी आंखें आग बरसाती मालूम हुई। उसने पलट जवाब में हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा। जोनी की मुस्कुराहट इस लम्हे उसका दिल जला रही थी। कल की लड़ाई के बाद रानी बेगम ने उसे समझाया था कि कुछ दिनों के लिए वो ठंडा होकर बैठ जाए, फिर सारा मामला वो खुद संभाल लेंगी, वरना अगर अभी उसने कोई कदम उठाया तो फ़हीम मज़ीद बिगड़ जाएगा। अभी वो चुलबुली गुड़िया ऊपर ही देख रही थी कि शहरोज़ ने उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व किया। ये देखकर आमन के सीने में मज़ीद आग लगी थी। शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर शहरोज़ का शुक्रिया अदा किया तो सब इन्हीं की जानिब देखने लगे। वो चमचा उठाने लगी तो इसी लम्हे शहरोज ने भी चमचा उसे ही पकड़ने के लिए उठाया। दोनों के बेक वक्त चमचा छूने के सबब हाथ मिस हुए। क्योंकि दोनों के हाथ अचानक मिस हुए थे इसलिए दोनों ही चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मगर वो लड़की नहीं जानती उसका यूं शहरोज को देखना आमन के दिल पर छुरियां चला गया था। अगले ही लम्हे मारे तैश के उसने हाथ में पकड़ा गिलास ऊपर फ्लोर से नीचे फर्श पर दे मारा। कांच का गिलास ऊंचाई से गिरने के सबब ठुस करके टूटा था। गिलास टूटने पर सब चौंक कर ऊपर की जानिब देखने लगे जहां वो खूबरू नौजवान गुस्से से लाल पीतला होता नजर आया। उसके जलाल पर जहां बाकी सब खौफजदा हुए थे, वही जोनी होठों को चबाते नजर झुकाकर वह मुश्किल अपनी हंसी रोक रही थी। आमन, रानी बेगम अपने बेटे को देख फौरन ही ऊपर की जानिब भागी थी। वो आमन को वहां से ले गई थी जबकि आज मेरे साथ शहर चलोगी घूमने? वो लड़की दरख्तों से बेर तोड़ने की कोशिश कर रही थी जब शहरोज वहां आकर नरमी से पूछने लगा, वैसे तुम हॉस्टल कब जा रहे हो वापस? वो गार्डन में पत्थर ढूंढते हुए बगैर उसकी जानिब देख पूछने लगी। तुम चाहती हो मैं चले जाऊं? उसने तो सिर्फ मुरव्वत से पूछा था। हाँ, मगर सामने की जानिब से बड़ा सपाट जवाब सुन वो शर्मिंदा सा हो गया। क्यों? इन नाजुक हालत में वो कैसे जा सकता था हॉस्टल रहने? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है यार। उसे पत्थर मिल गया था। वो उसे उठाकर उसकी जानिब देख मुस्कुरा कर बोली, ओ, वैसे तुम कितने खुशनसीब हो ना, तुम पढ़ने के लिए शहर जा सकते हो। ये जुमला अदा करते वक्त उसकी आंखों में शदीद रश्क भर आया था। उसे बाहर गर्मी लग रही थी। वो हल्का सा हाथ पंखे की तरह अपने चेहरे पर हिलाते इस्बात में सर हिलाने लगा। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ शहरोज, आगे पढ़ना चाहती हूँ, शहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? उसने पुरुमीद निगाहों से शहरोज को तकते हुए पूछा था। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज की एपिसोड अच्छी थी, तो इसके बाद वाली मुझे लग रहा है कि शायद और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ये तो राइटर साहिबा को ही पता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।